हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं, जो आप लोग स्टूडेंट है मेरे प्यार दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग का जो मेजर पेपर है हिस्ट्री का, इसका हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करना है। तो गौतम बुद्ध का जीवन बारे में हम लोग को बताना होगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि जन्म एवं परिवार। तो जन्म एवं परिवार में आप लोग लिखेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। कहाँ पर है लुम्बिनी? तो नेपाल में हुआ था। उसके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे। कौन से कुल के राजा थे? तो शाक्य कुल के राजा थे उसके पिता शुद्धोधन। और माता का नाम था महामाया थी। और उसका माता का जो नाम था गौतम बुद्ध का, उसका माता का नाम महामाया थी। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी उनकी माता का देहांत हो गया। मतलब वो उसके जन्म होते के बाद ही उसके माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और इसका जो पालन पोषण किया था मेरे प्यार दोस्तों गौतम बुद्ध का, वो उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उसका बचपन का नाम क्या था मेरे प्यार दोस्तों? तो सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों। और बचपन और शिक्षा, तो आप लोग शिक्षा और बचपन। तो सिद्धार्थ का जीवन राजमहल में बहुत सुख सुविधा के बीच बीता। यानी कि जो एक राजा का बेटा था ना, इसलिए उसका जो जीवन दो सुख दुख वो बहुत अच्छा से बीता। उसके पिता चाहते थे कि वे एक महान राजा बने, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि गौतम बुद्ध भी एक महान राजा बने, इसलिए उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा गया। इसलिए उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा गया, ठीक। क्योंकि उसके पिता उसको चाहते थे कि तुम एक राजा बनो। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। और इसका जो विवाह हुआ मेरे प्यार दोस्तों गौतम बुद्ध का, कहाँ किसके साथ हुआ? तो यशोधरा से हुआ। और उनके पुत्र का जो नाम है वो राहुल था। क्या था उसका पुत्र का नाम? तो राहुल था, ठीक मेरे प्यार दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा। अब चार दृश्य जीवन का मोड़, यानी कि उसने चार दृश्य देखा। क्या किसने देखा? तो आप लोग का गौतम बुद्ध ने देखा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या देखा? तो एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर चार दृश्य देखे। तो क्या क्या देखे मेरे प्यार दोस्तों? तो सबसे पहले उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। किसको देखा? सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा। उसके बाद एक सन्यासी को देखा। तो ये चार चीज़ को उसने देखा राजमहल से निकलने के बाद। तो इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन में दुख क्यों है और इसका समाधान क्या है। तो इसको ही देखकर कि इसने सोचा कि जीवन में दुख क्या है और इसका क्या समाधान है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसने देखा? तो आप लोगों का गौतम बुद्ध ने देखा, ठीक। अब गृह त्याग। तो गृह त्याग कब किया? तो आप लोग देख लीजिए कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। तो मतलब 29 वर्ष की आयु में उसने घर त्याग कर दिया और राजा का पद से भी वो निकल गया, ठीक, और त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो महानिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सत्य की खोज के लिए जंगलों में तपस्या शुरू किया। उसने जो सही जानकारी के लिए वो जंगलों में तपस्या करना शुरू कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग का गौतम बुद्ध। उसके बाद देख लीजिए ज्ञान की प्राप्ति। अब उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला। मतलब वो 6 साल तक वो कठोर तपस्या किया, फिर भी उसको संतोष नहीं मिला। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। अंत में उसने कौन सा मार्ग अपनाया? तो मध्यम मार्ग। और बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया। मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति कौन पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक। वही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी कि वही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा, कितना इजी प्रकार में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया मेरे प्यारे दोस्तों पहला उपदेश? तो सारनाथ में। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसी को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यही से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और यही से ही आप लोगों का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग धर्म प्रसार। तो धर्म प्रसार को भी दिया गया है
कि गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम कर अपने उपदेश दिए। मतलब 45 वर्ष तक वो जो था मेरे प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध ने वो भारत के विभिन्न जगह पर जाते जाते और घूमते घूमते पूरा उपदेश दिए। ठीक है, उसके अनुयायी बढ़ते गए और बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। ठीक है, और उसका जो अनुयायी जो था वो बढ़ने लगा और बौद्ध धर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तेजी से फैलने लगा। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हो गया। यानी कि जो जो था मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौतम बुद्ध का, उसका निधन कब हुआ था? तो 483 में। और कितने वर्ष की उम्र में? तो 80 वर्ष के उम्र में। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसी को हम लोग महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद गौतम बुद्ध के पहले गौतम बुद्ध के उपदेश का आधार 4 आर्य सत्य है। तो क्या क्या है? कि जीवन दुखमय है, जीवन जो है वो दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा इच्छाएं हैं। दुख का अंत संभव है, दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो समझ में आ रहा है आप अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है देखिए कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या क्या मार्ग बताए दुखों से हम लोग को बचने के लिए? तो देखिए सम्यक दृष्टि बोला, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, उसके बाद सम्यक समाधि। ठीक है, यह मार्ग मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देता है और ये सब मार्ग से ही मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मध्यम मार्ग, यानी कि मध्यम मार्ग क्या था? तो बुद्ध ने सिखाया कि अधिक सुख भोग करना चाहिए और अधिक सुख भोग करना चाहिए और ना ही अत्यधिक तपस्या करना चाहिए और ना ही ज़्यादा तपस्या भी करना चाहिए। दोनों के बीच का संतुलित मार्ग ही सही है, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब अहिंसा और करुणा, उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनका मानना था कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिल सकती और उसका जो मानना था मेरे प्यारे दोस्तों कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिल सकती। ठीक मेरे दोस्तों, किसका था? तो गौतम बुद्ध का ये मानना था। उसके बाद कर्म सिद्धांत, कि बोध के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। कर्म सिद्धांत में उसने बोला कि बुद्ध के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। अच्छे कर्म से अच्छा फल और बुरे कर्म से बुरा फल मिलता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग यदि अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग को अच्छा फल मिलेगा, यदि हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो हम लोग को बुरा फल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आप लोग को आप पहले से भी जानते ही होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। पुनः जन्म, कि उन्होंने बताया कि जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म और सही जीवन जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद समानता का संदेश, कि बुद्ध ने जाति पाति और उच्च नीच का विरोध किया और वो जो बोलते थे कि जात पात ये सब का वो उच्च नीच का विरोध किया। ठीक है, और उन्होंने सभी मनुष्य को समान बताया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे जो भी धर्म हो, सभी धर्म को वो सम्मान करते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और सबको एक समान से वो देखते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म का महत्व, तो बौद्ध धर्म का जो महत्व था कि समाज में शांति और भाईचारा बढ़ाने का था। ठीक, और अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध हुआ, समानता और मानवता का प्रसार हुआ, सरल और व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा मिली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग निष्कर्ष लिखेगा कि गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। उनके उपदेश आज भी मानव जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे विचार और कर्मों में होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 तो बढ़िया तरीका से बता दिया और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी प्रकार बढ़िया तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की समीक्षा कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन की हम लोग समीक्षा करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का समीक्षा कैसे देंगे? तो प्राकृतिक आपदा है कि कई ऐतिहासिक कारों का मानना है कि भूकंप, बाढ़ या सूखा जैसे प्राकृतिक कारणों से ने इन सभ्यता को कमजोर किया। मतलब कई ऐतिहासिक कारों का मानना था कि भूकंप और बाढ़ आने से
जो प्राकृतिक कारणों से इस सभ्यता को कमजोर किया। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग उत्तर कैसे देंगे कि बार बार आने वाली बाढ़ से नगर नष्ट हो गया। मतलब बार बार यदि बाढ़ भी आएगा तो नगर नष्ट ही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सूखे के कारण कृषि पर असर पड़ा, और यदि सूखा रहेगा तो कृषि भी नहीं होगा बढ़िया से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी कारण कि सूखे के कारण कृषि पर असर पड़ा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब कई ऐतिहासिककारों का भी ये भी मानना था कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कि समय के साथ जलवायु में बदलाव हुआ। ठीक है, कि वर्षा कम होने लगी, तो वर्षा कम होने लगी, नदियाँ सूखने लगी, इससे खेती और जीवन दोनों प्रभावित हुए। और यदि वर्षा ही नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो खेती कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इससे जीवन दोनों प्रभावित हुए, लोग धीरे धीरे स्नान छोड़ने लगे, और लोग जो थे वो धीरे धीरे स्नान छोड़ने लगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद नदियों का मार्ग बदलना। अब नदियों का मार्ग तो देखिए मेरे प्यारे, तो सिंधु और उसके सहायक नदियां का रास्ता बदल दिया गया। ठीक है, तो देखिए जल स्रोत समाप्त होने लगे। ठीक, देखो दूसरा जो नदी है वो दूसरा उधर कर देंगे तो वो क्या होगा, तो नदी का पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि जल स्रोतों का समाप्त होने लगे। ठीक, खेती करना मुश्किल हो गया, इससे लोगों को अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा, इससे लोगों को वो अन्य क्षेत्रों पर जाना पड़ा। ठीक है मेरे प्यारे, तो अब आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था, ठीक, कि व्यापार और उद्योग में गिरावट आने लगी, और व्यापार जो था और उद्योग में गिरावट आने लगी, कि मेसोपोटामिया से व्यापार कम हो गया, और शिल्प और उद्योग कमजोर हो गए। शिल्प और उद्योग जो है, उद्योग यानी कि फैक्ट्री वे भी कमजोर पड़ गए। आर्थिक स्थिति खराब होने से सभ्यता कमजोर हो गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद बाहरी आक्रमण सिद्धांत। तो कुछ ऐतिहासिककारों के अनुसार आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। मतलब कोई ऐतिहासिककारों का भी ये भी मानना था कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हो गया। ठीक, हालांकि यह सिद्धांत पक्के प्रमाण नहीं मिले, हालांकि ये अभी तक साबित नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। ठीक है मेरे प्यार। अब पतन की विशेषताएं, तो पतन की हम लोग को विशेषताएं भी बताना होगा। तो बड़े शहर छोटे गांव में बदल गए, और मतलब बड़े बड़े जो शहर जो थे वो छोटे गांव में बदल गए, क्योंकि सब नष्ट होने लगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। और पक्के मकानों की जगह कच्चे मकान बनने लगे, और जो पक्के मकान जो थे उस वो सब तो नष्ट हो गए, तो लोग कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए। ठीक, व्यापार और उद्योग लगभग समाप्त हो गए, और जनसंख्या कम होने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि यह पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। इससे हम ये पतन हो रहा है तो अचानक नहीं हुआ, इससे हम लोग को पता चलता है कि अचानक पतन नहीं हुआ बल्कि ये धीरे धीरे पतन हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। अब समीक्षा हम लोग को बताना होगा, तो समीक्षा आप लोग लिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारण का संयुक्त प्रभाव था। तो क्या क्या, कि प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक कारण, यानी कि प्राकृतिक कारण भी था और आर्थिक सामाजिक कारण, और धीरे धीरे लोगों का पलायन हुआ, इसलिए इसे क्रमिक पतन कहा जाता है। अब निष्कर्ष, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, यानी कि एक जटिल यानी कि एक हार्ड प्रक्रिया थी। इससे पीछे प्राकृतिक आपदाएं, इससे पीछे प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या इसमें हम लोग देखें, इसमें तो प्राकृतिक आपदाएं देखे, जलवायु परिवर्तन देखे, आर्थिक गिरावट देखे, और अन्य कारण जिम्मेदार थे। यह हमें सिखाता है कि किसी भी सभ्यता का विकास और विनाश कई कारणों पर निर्भर करता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि किसी भी सभ्यता का जो विकास होता है वो एक कारण से नहीं होता है बल्कि बहुत कारण से होता है। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चेक चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो हम लोग ने गौतम बुद्ध का देख चुके हैं, अब हम लोग को महावीर स्वामी का भी देखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना आप लोग सबसे पहले लिखेगा, ठीक, कि वर्धमान महावीर जैन 24वें तीर्थकर थे, यानी कि जो आप लोग का महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, और आप लोग का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और आप लोग को पूछा जा सकता है एक नंबरिया में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप लोग ऋषभ देव याद कर लेना है। ठीक है, उन्होंने मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए अहिंसा, सत्य और तपस्या का संदेश दिया, कि मानव जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए उसने अहिंसा और सत्य और तपस्या का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी नैतिकता और आत्म संयम की शिक्षा देते हैं। अब वर्धमान महावीर का जीवन परिचय, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि महावीर का जन्म हुआ वो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वर्तमान बिहार में। ठीक है, और गौतम बुद्ध का याद रखना है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों का याद रखना वो नेपाल में हुआ था। ठीक,
नेपाल में कहाँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक, एवं क्षत्रिय राजा थे, और ये भी एक क्षत्रिय राजा थे। उसके पिता भी एक राजा थे, और गौतम बुद्ध के पिता भी एक राजा थे। और माता का नाम, इसका माता का त्रिशला था, और उनका बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, ठीक है। अब प्रारंभिक जीवन, तो वर्धमान का पालन पोषण राजकुमार की तरह हुआ, और इसका भी एक राजा का पुत्र जैसा हुआ, राजकुमार जैसा। वे बचपन से ही साहसी यानी कि एक साहसी थे, और गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शारीरिक सुखों से ज़्यादा रुचि नहीं थी, ठीक, उसे जो शारीरिक सुखों से उतना ज़्यादा उसका मतलब नहीं था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग कब कर दिया, देख लो कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग कर दिया। मतलब वो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परिवार और राजसी जीवन को त्याग कर दिया। वे सत्य और आत्मज्ञान की खोज में निकल गया, और वो सही और आत्मज्ञान की खोज में निकल गया। कितने वर्ष की उम्र में, तो 30 वर्ष की उम्र में। ये आप लोग याद कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग कठोर तपस्या, तो कितना तपस्या किया, देखो कि लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। और आप लोग का जो मैं बताया था गौतम बुद्ध, उसने कितना वर्ष तक किया था, तो आप लोग का 6 वर्ष लगभग किया था, ठीक है मेरे प्यार। जंगल में रहे, और जंगल में रहे, कम भोजन किया, ध्यान और साधना की, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति। लंबी तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या, कौन कौन सा ज्ञान, कैवल्य ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। इसके बाद वे महावीर और जैन विजेता कहलाए। जीन विजेता नहीं, जैन विजेता कहलाए। धर्म प्रसार की ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक लोगों को अपने उपदेश दिए। कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक अपने उपदेश दिए, ठीक है। उन्होंने अनुयायी बढ़ते गए, और जैन धर्म का प्रसार, और इसका भी जो अनुयायी यानी कि इसके भी साथ लोग जुड़ते गए, तो और भी ये इसका जो प्रसार प्रसार हुआ वो बढ़ने लगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसका निर्वाहन मतलब उसका क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका निर्वाह कब हुआ, ठीक है, कि 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी में पावापुरी में उसका निर्वाण हो गया, ठीक है, यानी कि उसका निधन हो गया, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। वर्धमान महावीर की शिक्षाएं, तो उसके शिक्षाएं क्या क्या थे, तो पंच महाव्रत कि महावीर की शिक्षाएं का मुख्य आधार पंच महाव्रत है। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, और इसने क्या क्या बोला था कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, और किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, और नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि जो सत्य है हमेशा सत्य यानी कि सही बोलना चाहिए। वो असत्य यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक, और गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचारी, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, और अपरिग्रह, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना चाहिए, ठीक है। संग्रह यानी कि हम लोग ज़्यादा वस्तु का भी हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। जितना हम लोग यूज कर सकते हैं उतना का ही हम लोग को यूज करना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अहिंसा का सिद्धांत कि महावीर ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। जो महावीर स्वामी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों में आत्मा होती है, ठीक है मेरे प्यारे, तो सभी जीवों में भी आत्मा होती है, इसलिए किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। किसने कहा था, तो आप लोगों का जो मेरे प्यारे दोस्तों महावीर स्वामी थे उसने कहा था, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। अब चित्रण कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें 3 मार्ग बताए। तो कौन कौन से, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान करना चाहिए, सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण, मतलब ये तीनों को मार्ग को बताया, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सभी को बताया क्या कि सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास करना चाहिए, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब कर्म सिद्धांत कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। जो मनुष्य है तो अपना कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। अच्छे कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म से बंधन बढ़ता है। यदि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग को मोक्ष की प्राप्त होती, ये वो कह रहे थे। कौन कह रहे थे, तो आप लोगों का महावीर स्वामी कह रहे थे, ठीक है। और बुरे कर्म करोगे तो बंधन बढ़ता है। अब आत्मा और मोक्ष कि महावीर के अनुसार आत्मा अमर है। महावीर जो कहते हैं उसके अनुसार कि महावीर के अनुसार आत्मा अमर है, कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब समानता का संदेश कि उन्होंने जाति पाति उच्च नीचों का विरोध किया, यानी कि उसने भी जो जाति पाति उच्च नीच का विरोध किया और सभी मनुष्य को एक समान बताया और माना है, ठीक है। अब तपस्या और संयम
कि महावीर ने सदा जीवन संयम और तपस्या पर जोर दिया। उन्होंने भोग विलास से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने भोग विलास से दूर रहने की शिक्षा दी। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद महावीर का शिक्षाओं का महत्व कि समाज में अहिंसा और शांति का प्रसार हुआ और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिली। आत्म संयम और सादगी का महत्व बढ़ा। अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब निष्कर्ष कि वर्तमान महावीर का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य और प्रतीक उसकी शिक्षा है आज भी मानव समाज को सही दिशा देती। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों को मेरे मेहनत पर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए उतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप लोगों का फर्ज होता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप लोग प्रस्तावना लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल लगभग 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक? तो 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला या ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इस काल में आर्यों का जीवन पहले की तुलना में अधिक विकसित और जटिल हो गया। ठीक, ये किससे लिया गया? तो आर्यों का जीवन के बारे में इसमें अध्ययन किया गया। ठीक है, में अधिक विकसित और जटिल को हो गया था। कृषि, समाज, राजनीतिक और धार्मिक धर्म में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए राजनीतिक दशा कि उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या क्या मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? कि राजतंत्र का विकास हुआ, यानी कि राजतंत्र का विकास हुआ और राजा की शक्ति बढ़ गई। राजतंत्र का विकास हुआ और राजा की शक्ति बढ़ गई। राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि माना जाता है और राजा जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसको भगवान की तरह उसको अच्छे तरीके से माना जाता है। बड़े बड़े राज्यों, जनपद का निर्माण हुआ। जनपद किसे कहा जाते हैं? तो जनपद यानी कि एक प्रकार का पूरा राष्ट्र। ठीक, और आप लोग का 16 महाजनपद में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो आप लोग का मगध था। ठीक है, ये भी आप लोग याद करना क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम हो गया। प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी। प्रशासन में मंत्रियों और लोग जो थे और अधिकारियों की नियुक्ति होने लगे। राजा यज्ञों जैसे अश्वमेघ राजस्व के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाता था। इस काल में राजनीतिक व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो गई। इस काल में जो राजनीतिक व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो गई। ठीक मेरे प्यार, सामाजिक दशा की इस काल में समाज अधिक संगठित लेकिन जटिल हो गया। अब वर्ण व्यवस्था कि समाज 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा वर्ग में बांटा गया? तो ब्राह्मण हो गया, क्षेत्र हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र, ये 4 वर्गों में बांट दिया गया। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर कठोर हो गई और यह जो व्यवस्था था वो जन्म के आधार पर ये कठोर हो गया। स्त्रियों की स्थिति पहले से कमज़ोर हो गई। ठीक है, पहले से भी कमज़ोर हो गई। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता कम मिलने लगी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 कि परिवार व्यवस्था के संयुक्त परिवार प्रचलित हुआ और पिता परिवार का मुखिया होता था और पिता ही परिवार का मुखिया होता था और संयुक्त परिवार प्रचलित था। अब आर्थिक दशा यानी कि उस सभी का आय जनरेट कैसा करता था। ठीक, तो देखिए कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। तो क्या? तो कृषि में हुआ एक सुधार कि कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और यही कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। ठीक है, लोहे के औजार के उपयोग से खेती होने लगी, यानी कि लोहे के औजार से लोग खेती करने लगे क्योंकि हल भी होता है वो लोहे से ही बना होता है, वो लकड़ी से होने लगे, तो लोहे के औजार से लोग खेती करने लगे। ठीक, अब पशुपालन भी देख लीजिए कि पशुपालन यानी कि पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है और गाय जो था मेरे प्यार दोस्तों उसको सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। व्यापार के आंतरिक और बाहरी व्यापार का विकास हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। अब उद्योग कि धातुकार बुनाई कुम्हारी आदि विकसित हुई। धातु यानी कि जो आप लोग का धातु नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और बुनाई यानी कि कपड़ा बुनाई, क्या क्या बहुत सारा चीज़ बुनाई होता है। कुम्हार यानी कि जो चाक का आविष्कार किया, तो ये सब मेसोपोटामिया में हुआ, तो ये सभी का भी विकसित होने लगा। ठीक है, उद्योग सभी सब।
इस काल में अर्थव्यवस्था मजबूत और विविध हो गई। इस काल में जो अर्थव्यवस्था था वो मजबूत और विविध हो गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका धार्मिक दशा कि धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो क्या क्या कि यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया, ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में अधिक हो गया, इंद्र अग्नि के साथ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बढ़ने लगी। ठीक है। उसके बाद उपनिषद के माध्यम से ज्ञान और दर्शन का विकास हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आत्मा ब्रह्म और मोक्ष जैसे विचार प्रचलित हुए। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं कि राजनीतिक केंद्रीकरण की वर्ण व्यवस्था कठोरता, यानी कि जो राजनीति का जो केंद्र था वो केंद्रीकरण हो गया। ठीक। और वर्ण व्यवस्था की कठोरता, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था वो एक प्रकार का जटिल हो गया। ठीक है। और कठोर तरीका से इसको बढ़िया तरीका से व्यवस्था लागू किया गया वर्ण व्यवस्था। कृषि और व्यापार का विकास हुआ, और कृषि और व्यापार करने का विकास हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका धर्म में कर्मकांड और दर्शन दोनों विकास हुआ। धर्म में जो था वो आप लोग कर्मकांड और दर्शन दोनों विकास हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद निष्कर्ष में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि निष्कर्ष से ही आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है। कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन हर क्षेत्र में विकसित हुआ, लेकिन समाज में असमानता और जटिलता भी बढ़ी। इस काल भारतीय सभ्यता का विकास महत्वपूर्ण चरण था, जिससे आगे आने वाले धर्मों और समाजों को गहराई से प्रभाव किया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो मुख्य जो विशेषताएं हैं इसका हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हम लोग इसका वर्णन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग इसका वर्णन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो विश्व की प्राचीन और विकसित सभ्यता में एक थी, यानी कि जो ये पुराना सभ्यता था और उससे एक था, जिसका विकास लगभग 200-2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में हुआ था। ये सभ्यता अपने सुस्थिर नगरों, उन्नत संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के प्रसिद्ध थी। सुस्थित नगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी योजनाबद्ध नगर व्यवस्था था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बता दिया हूँ। ठीक है। पार्ट 1 यानी कि उसमें एक ही क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने उसमें बताया। ठीक है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर कि अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और धर्म प्रसार के लिए उन्होंने किन तरीकों को अपनाया। तो प्रस्तावना की सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। कौन वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के थे, ये ध्यान देना है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया, और कलिंग युद्ध का बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और अभी वर्तमान में कहाँ पर है कलिंग युद्ध हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया, धम्म की नीति अपनाई। मतलब ये कलिंग युद्ध हुआ था तो इसको देखकर कितना लोगों का मृत्यु हो गया, कितना लोग का जान माल का कितना हत्या हुआ, ये सब को देखकर उसको दया आ गया। ठीक है। तो उसने सोचा कि अब से मैं ये सब नहीं करूँगा। ठीक है। और वो धर्म में आ गया। कौन सा धर्म अपनाए? तो बुद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है प्यार दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। उसका धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक जीवन जीने की एक प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना था। ठीक है मेरे प्यार। तो कितना आसान तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं और आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इससे समझ में आ रहा होगा। धम्म की अवधारणा कि अशोक का धम्म मुख्यतः नैतिक और सामाजिक सिद्धांत पर आधारित था। यानी नैतिक यानी कि लोगों के अच्छे के लिए ये जो धम्म था सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित, यानी कि समाज में भी एक अच्छा आधारित बने, इससे प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। ठीक मेरे प्यार। तो आप लोग कैसे लगेंगे कि अहिंसा का पालन, कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, सत्य और ईमानदारी, सत्य बोलना और नैतिक जीवन जीना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और वो कहते थे मेरे प्यार दोस्तों कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और माता पिता गुरु एवं बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, और माता पिता और गुरु और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। ये कौन बोल रहे थे? तो आप लोग का अशोक कह रहे थे। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म हो, चाहे वो जो भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जो भी धर्म हो, तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन कहते थे? तो आप लोगों का अशोक कहते थे।
दयालुता और करुणा, गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। यानी कि जो आप लोगों को जो गरीबों है या ज़रूरतमंद है तो सभी को सहायता करना चाहिए, ये कह रहे थे। साधारण जीवन यानी कि लोभ और लालच से दूर रहना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे, तो लोभ और लालच नहीं करना चाहिए और ये सबसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अशोक का धर्म मानवता, नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर आधारित था। ठीक है मेरे प्यारे, धर्म के प्रसार के उपाय। अब अशोक ने पहले धर्म के प्रसार के लिए अनेक उपाय अपनाए कि शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख देखिए कि अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख तो अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदाकर जनता तक पहुंचाए, इसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेख इसी को ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग पुराने जमाने के लोग पत्थरों स्तंभों पर ये सब में खुदाकर लिखते थे। ठीक है, इसी को अभिलेख कहते थे। आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, धम्म महामात्र की नियुक्ति, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो धम्म का प्रसार किया। यानी इसमें जो धम्म महामात्र यानी कि धम्म के लिए लोगों को एकजुट किया गया। ठीक, और इस सभी का नियुक्ति किया गया और इसी को ही सब नियुक्त करके उस सभी लोगों को बोला गया कि आप लोग देश विदेश में जाए और इस धर्म को प्रसार कीजिए। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब धर्म यात्राएं। तो धर्म यात्राएं कैसे? तो अशोक ने युद्ध यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्रा प्रारंभ की और जनता को उपदेश दिए। ठीक मेरे प्यारे, तो जनता जो थे वो सभी को उपदेश दिए। विदेशी में प्रसार कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और इसका जो पुत्र जो था मेरे प्यारे, तो कौन कौन से थे? तो एक पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र और पुत्री क्या था? तो एक संघमित्रा, उसका पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। दोनों को श्रीलंका भेज दिया धर्म प्रसार करने के लिए, उनके धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, जन कल्याण के कार्य की सड़कों और जन कल्याण के लिए उसने सड़कों बनाया, कुआं खुदवाया, धर्मशाला खोला, यानी कि यहाँ पर लोग अध्ययन करने के लिए आते थे, कक्षा करने के लिए जाते थे। ठीक, और अस्पतालों का निर्माण कराया जाता था, पेड़ पौधे को उगाने का ज़्यादा से ज़्यादा कहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और निष्कर्ष कि अशोक का धर्म एक आदर्श नैतिक नीति थी जिसका उद्देश्य समाज में शांति, एकता और सद्भाव स्थापित करना था। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका प्रसार हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ऋग वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखिएगा। तो प्रस्तावना में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ऋग वैदिक काल भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक काल है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद से प्राप्त होती है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और सबसे पुराना वेद कौन? तो ऋग्वेद। इस समय आर्य लोग भारत में बसे। इस समय जो लोग जो थे वो आर्य लोग भारत में बसने लगे और बसे, और उन्होंने एक सरल एवं प्राकृतिक जीवन व्यतीत किया। मतलब वो साधारण और एक प्राकृतिक अच्छे जीवन वो जीने लगे। अब राजनीतिक व्यवस्था की देखो कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था सरल और जनतांत्रिक प्रवर्तित था, यानी कि जो जनता के लिए ये राजनीतिक व्यवस्था प्रवर्तित की गई थी। ठीक मेरे प्यारे कि राज का प्रमुख होता था, यानी कि राजा जो था वो किसी राज का एक प्रमुख होता था। ठीक, राजा का पद वंशानुगत था। मतलब जो राजा का पद है वो वंशानुगत है, यानी कि जो राजा था तो फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा उसको बनाया गया था। लेकिन वह पूर्ण निरंकुश नहीं था। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजा को सलाह देते थे। यानी जो सभा में जो लोग आते थे और वहाँ पर जो नामक संस्थाएं जो थे तो सब राजा को सलाह देते थे। ठीक, जन 20 ग्राम जैसे प्रशासनिक इकाइयाँ थी। युद्ध सामान्य और विशेष कर पशु और भूमि के लिए था। ठीक, यानी कि जो युद्ध सामान्य है वो विशेषकर पशु और भूमि के लिए था। कुल मिलाकर शासन व्यवस्था सरल और जनता की भागीदारी वाली थी। अब सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था समाज सरल और व्यवस्थित था कि समाज 4 वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र। शुरुआत में यह विभाजन कठोर नहीं हुआ। परिवार
प्रतिष्ठात्मक था, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञों में भाग लेती थी। मतलब इसमें जो था वो सभी में, इसमें जो जीवन था स्त्रियों का वो अच्छा था, ठीक है। और उत्तर के वैदिक काल में उतना अच्छा नहीं था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना है। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था था, जाति प्रथा कठोर नहीं था, आर्थिक व्यवस्था की व्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन आधारित था। मतलब यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से कृषि करते थे, ठीक, पशुपालन करते थे। पशुपालन अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जैसे गाय को मूल्यवान माने जाते था, जिसमें उसमें भी बताया गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था, धातु कर्म कुम्हार बढ़ई आदि कारीगर भी थे, व्यापार समिति था लेकिन अस्तित्व में है, ठीक। तो धार्मिक अर्थव्यवस्था यानी कि धर्म कि धार्मिक जीवन प्राकृतिक पर आधारित था, लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि इंद्र वर्षा के देवता है, ठीक, अग्नि अग्नि देवता है, वरुण वरुण आदि ये सब है, ठीक। यज्ञ और मंत्रों का विशेष महत्व था, यानी कि जो यज्ञ और मंत्रों का विशेष महत्व था। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, यानी उस समय जो मूर्ति पूजा वो नहीं किया जाता था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वो धर्म सरल और आडंबर रहित था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग ये प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। निष्कर्ष में आप लोग लिखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था सरल, संतुलित और प्राकृतिक जीवन पर आधारित थी। इस काल में समाज में समानता, स्वतंत्रता और नैतिकता का विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियां का वर्णन करें तो अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था और उसका क्या क्या उपलब्धियां था, तो उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है और आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा। क्या लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा। तो प्रस्तावना में आप लोग लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये जो थे मेरे प्यारे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये प्राचीन भारत के महान शासक में से एक थे, यानी कि प्राचीन भारत जो था तो उसमें से एक महान, एक प्राचीन शासक में से एक थे। उन्होंने छोटे से राज्यों से शुरुआत कर एक विशाल साम्राज्य स्थापना की, और उन्होंने छोटे से राज्य में रहकर उसने एक विशाल स्थापना की, ठीक है मेरे प्यारे। तो विशाल स्थापना के राज्य का, साम्राज्य का की, और भारत के राजनीतिक एकीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कि जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ माना जाता है, मतलब उसमें आसपास इसको माना जाता है, 340 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना जाता है, ठीक। उसका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, और इसका जीवन उतना ही, उसका जीवन साधारण जीवन जैसा है उसका जीवन हुआ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और चाणक्य का मार्गदर्शन कि महान विद्वान चाणक्य कौटिल्य ने उन्हें शिक्षा दी, और उसको कौन शिक्षा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों, किसने दिया था? तो दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, वो चाणक्य कौटिल्य ने दिया, शिक्षा दी, और नंद वंश को समाप्त कर सत्ता प्राप्त करने की सहायता दी, ठीक है मेरे प्यारे। अब नंद वंश का अंत कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के जो नंद शासक जो थे उसको हरा दिया, ठीक, और मौर्य वंश की स्थापना की, मतलब उसको हराकर उसने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग याद करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया है, ठीक है मेरे प्यारे, तो इसलिए ध्यान देना है। सेल्यूकस निकेटस ने संघर्ष, उन्होंने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि जो उसने जो था मेरे प्यारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसने सेल्यूकस निकेटस जो था उसको हरा दिया, और कहाँ पर कब्जा कर लिया, और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में उसने अधिकार और कब्जा कर लिया, ठीक है मेरे प्यारे। अब जैन धर्म की और झुकाव कि जीवन के अंत में उन्होंने भद्रबाहु प्रभाव से जैन धर्म को अपनाया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में तपस्या की, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, भारत का विशाल एक संगठित साम्राज्य स्थापित किया, राजनीतिक एकीकरण की छोटे छोटे राज्य को मिलाकर भारत को एकजुट किया, सशक्त प्रशासन, एक मजबूत प्रशासन व्यवस्था बनाई जिसमें केंद्र और प्राप्ति दोनों स्तरों पर नियंत्रण किया था, सैन्य शक्ति का विकास हुआ, ठीक है, और विकास और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया और आप लोग ये निष्कर्ष को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितना भी सारा दोस्त है जो BBU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो उसका भी को भी इसको शेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और यही सभी आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।